हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा धान्य फसलें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धान्य फसलें। जिसके अंदर हम गेहूँ, चावल इनकी चर्चाएं करेंगे। सबसे पहले हमारी जो टॉपिक में फसल ले रहे हैं वो ले रहे हैं चावल, राइस। चावल आप लोग सभी जानते हो क्या होता है, खाते भी होंगे। चावल की जो खाद्यान्न फसल है, विश्व में हम देखें तो खाद्यान्न में दो ही फसलें मुख्य हैं। ज़्यादातर खाने वाली जो फसलें हैं वो दो ही हैं, या तो चावल है या गेहूँ है। इन दोनों को ही प्रमुख माना जाता है। जो चावल है वो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। सबसे प्रमुख विशेषता जो ये चावल है, ये चावल उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। सीधा सा मतलब है, इसको हमेशा तापमान ज़्यादा चाहिए, वर्षा ज़्यादा चाहिए। इसको जल की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है इस फसल को। जो चावल है वो उष्ण कटिबंधीय है, मानसूनी जलवायु है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत में, अगर विश्व में देखें एक बार, विश्व में सॉरी, यहाँ पे ये 0 डिग्री रेखा है, ठीक है। मानसूनी जलवायु जो है वो कहाँ पर है? मानसूनी जलवायु। पहली बात, उष्ण कटिबंध कहाँ है? उष्ण कटिबंध 0 डिग्री से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री साउथ यहाँ पे मकर रेखा। इन दोनों के बीच वाले इस क्षेत्र को बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। कटिबंध दो अक्षांशों के बीच वाले क्षेत्र को बोला जाता है कटिबंध, और ये अक्षांश हैं, इनको कहते हैं, इन अक्षांश से यहाँ तक की जो क्षेत्र है उसको कहेंगे उष्ण। तो इस क्षेत्र में दो पवनें चलती हैं, उत्तरी पूर्वी व्यापारिक और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवनें। इन दोनों पवनों का यहाँ पे अभिसरण होता है, जिसको हम ITCZ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। यहाँ पे अंतरा उष्ण विसरणीय क्षेत्र है ये ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पवनें मिल करके और इसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है यहाँ पे फेरल के नियम के अनुसार। ये उत्तरी गोलार्ध में पहुँचते हैं, ये दाएं हाथ की ओर घूम जाती है। ये लंबी प्रोसेस है इसको समझने की। तो एक बार मोटा बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो ये क्षेत्र है ये मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, यानी ये दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में दाएं हाथ की ओर घूम करके और इस क्षेत्र पर वर्षा करती है। यहाँ पर जो वर्षा करेगी तो ये क्षेत्र है मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? मानसूनी। इससे विश्व में हम सबसे ज़्यादा वर्षा इसी क्षेत्र में करते हैं। यहाँ मानसूनी जलवायु से जो वर्षा होती है तटवर्ती क्षेत्र होती है, इसलिए चावल की कृषि होती है सबसे ज़्यादा यहीं होती है। चीन में सबसे ज़्यादा होती है, फिर भारत में भी होती है चावल की। यहाँ थाईलैंड, म्यांमार और इंडोनेशिया वाले क्षेत्रों में चावल की कृषि खूब होती है, क्योंकि ये मानसूनी जलवायु वाला क्षेत्र है। तो हम कह सकते हैं उष्ण कटिबंध आता है, ठीक है, मानसूनी जलवायु है, इसमें ये पौधा तैयार होता है। ये एक घास ही है, एक पौधा ही है। चावल का जो तना होता है वो एक पौधा ही है। पहले जब आदि मानव थे उस टाइम में
सारे के सारे पौधे हैं वो उगते थे। ठीक है, उनमें से मानव ने कुछ का चुनाव कर लिया, जिनके बीजों को वो रोप करके या बो करके वहाँ पर उससे कृषि फसलें पैदा करना स्टार्ट कर दिया था। यानी पहले ये एक वन के रूप में ये पौधा ही था, वहाँ से उन्होंने चुनाव किया और उसको खाना स्टार्ट किया, इसके बीजों को। तो यहाँ पर ये चावल जो है खाद्यान्न के रूप में प्रमुख माना जाता है। विश्व में चावल का जो उत्पादन है सर्वाधिक इसलिए होता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और जैसे जो तत्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ज़्यादा होता है, यानी कार्बोहाइड्रेट की प्रधानता ज़्यादा होती है इस चावल के जो बीज है उसके अंदर, इसलिए चावल की कृषि खाने के काम में ज़्यादा ली जाती है। ठीक है, यहाँ पर चावल की किस्में देखें तो चावल पहाड़ी चावल हो सकता है, मैदानी चावल हो सकता है। तो इसकी किस्में दो तरीके से, चावल की किस्में दो कौन सी हैं, एक तो पहाड़ी चावल है, एक है मैदानी चावल। पहाड़ी क्षेत्रों में करने वाली कृषि को पहाड़ी चावल, मैदानी क्षेत्रों में करने वाली को मैदानी चावल। पहाड़ी चावल जो है पर्वतों व पहाड़ी क्षेत्रों पर सीढ़ी नुमा जो खेत बनाकर इसको उत्पादित किया जाता है। हम बात करें पर्वतों पहाड़ी क्षेत्रों की चावल की, तो यहाँ पे जैसे सीढ़ी नुमा खेत की बात करें तो यहाँ पे जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्वतों को इस तरीके से काटा जाता है, तो इसको सीढ़ी नुमा आकार में बना दिया जाता है। ठीक है, ऐसे सीढ़ी नुमा आकार में इसको बना दिया जाता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में ये चावल की कृषि करते हैं। यहाँ से आने वाला पानी है वो इसके सहारे इस समतल भूमि पे उतरता है और चावल की कृषि को यहाँ पे पानी मिल जाता है। फिर यहाँ ज़्यादा होने से ये पानी नीचे वाले क्षेत्र में चला जाता है, यहाँ मिल जाता है। तो ये सीढ़ी नुमा आपको देखने को मिलेगा। तो इस कृषि को यहाँ पे कहते हैं सीढ़ी नुमा। ठीक है, यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में इस सीढ़ी नुमा बनाकर के यहाँ पे चावल की कृषि की जाती है, जिसको पहाड़ी चावल कहते हैं। ये भारत के हिमालय क्षेत्र में होती है। ये कहाँ कहाँ होती है पहाड़ी कृषि? भारत के हिमालय क्षेत्र में भी होती है, ये चीन में भी होती है, ये इंडोनेशिया में भी होती है पहाड़ों पर। इंडोनेशिया कहाँ पर है? दक्षिण पूर्वी एशिया का ही पार्ट है यहाँ पे। और बात करें तो जापान में भी होती है। जापान कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में 4 द्वीपों से बना हुआ है, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू। 4 द्वीप ऐसे हैं जो कि चीन के पूर्वी भाग में प्रशांत महासागर में 4 द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है जापान। वहाँ पर भी ऐसे ही चावल की कृषि की जाती है, पहाड़ी चावल की। ठीक है, भारतीय हिमालय वाले क्षेत्र में भी पहाड़ी चावल को ही उगाया जाता है। मैदानी चावल की बात करें तो विश्व में 90% मैदानी चावल ही उत्पादित होता है। क्या होता है? 90%। विश्व का 90%, ये तो 10% है। 90% मैदानों से ही उत्पादन होता है। इसको हम आर्द्र चावल कहते हैं, आर्द्र चावल कहा जाता है मैदानी चावल को। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि मैदानी चावल है वो 90% होता है विश्व का, और आर्द्र चावल इसकी श्रेणी के रूप में हम आर्द्र चावल इसको संज्ञा दे सकते हैं। यहाँ पर यह तो हो गए इसकी 2 किस्में। अब बात करते हैं उत्पादन की विधियाँ, किस तरीके से इस चावल का उत्पादन किया जाता है, उसकी विधि क्या है। चावल उत्पादन की विधियाँ इसमें एक विधि की बात करें हम, रोप कर। विधि क्या है? रोप कर। हम क्या करते हैं, बीज होता है, बीज को रोप दिया जाता है और उससे पौध तैयार कर ली जाती है, और पौध तैयार करने के बाद में हम उसको लगा देते हैं। तो वो हो गई रोप कर, बीज रोप कर उससे पौध तैयार करना। और हम बात करें जब पौधों की लंबाई, इन चावल वाले रोप कर करते हैं, इन पौधों की लंबाई जो होती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर तक होती है।
कितनी होती है 10 से 15 सेंटीमीटर। उसे हम खेतों में लगा दिया जाता है। उस पौधों को कहाँ लगाते हैं, देखिए रोप कर है, पहले इसका बीज बोया जाता है, पहले इसका बीज बोया जाता है, वहाँ से पौध तैयार होती है, या यूँ कहें प्रोसेस ये है, बीज तैयार, बीज रोप कर फिर इससे पौध तैयार होती है, और पौध की लंबाई कितनी होती है 10 से 15 सेंटीमीटर लंबाई। फिर इस लंबाई वाले पौध को फिर कहाँ लगा देते हैं, खेतों में, खेतों में, ठीक है, लगा दिया जाता है। ये तो एक विधि है, ठीक है। पहले बीज को रोपा जाता है, उससे पौध तैयार होती है, फिर वो 10-15 सेंटीमीटर की हो जाती है तो उसको खेतों में लगा दिया जाता है। यह तो विधि है रोप कर, ठीक है। दूसरी है छिड़क कर या बिखेर कर। दूसरी विधि कौन सी है इसकी, छिड़क कर या बिखेर कर। ये भी एक विधि है। आप क्या करते हो, जब आप बीजों को बिखेर देते हो खेत में, उन पर उसके बाद में क्या कर देते हो, ट्रैक्टर द्वारा हल को चला देते हो यहाँ पे, तो उसको हम छिड़क कर या बिखेर कर कहते हैं। गांव में देखते होंगे, जितने बच्चे गांव से जुड़े हुए हैं उनको पता है कि पहले हम अनाज को छिड़क देते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम ट्रैक्टर से हल चलवा देते हैं, उसके बाद में वो फसल तैयार हो जाती है, ठीक है। तीसरी विधि है जापानी विधि। कौन सी विधि है, जापानी विधि। अगली विधि है वो कौन सी है, जापानी विधि है। इस विधि में उत्तम बीजों का उपयोग किया जाता है। जो जापानी विधि है इसमें सबसे उत्तम जो बीज होते हैं चावल के, उसके यूज करते हैं। यहाँ पर चावल जो होता है वो चावल की जो पानी से उसके भरे खेत होते हैं, यानी पानी से पहले खेतों को भर दिया जाता है और फिर चावल को छिड़क कर बोया जाता है, ठीक है। पौधों को या पौध करते हैं तो पौधों को क्यारियों में बोते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जापानी विधि को हम कह सकते हैं कि उत्तम बीजों का उपयोग करते हैं। चावल के खेत पहले पानी से भर दिए जाते हैं और पानी से भरने के बाद में वहाँ पे छिड़क करके बीज को और इस चावल को बोया जाता है, या यूँ कहें कि पौधों को क्यारियों में भी लगाया जाता है। यह हो गई जापानी विधि। उसके बाद हम बात करें कि जो ये जापानी विधि है उसको जापान में पहाड़ी भागों में टा कहते हैं। जापान में पहाड़ी क्षेत्रों में जो चावल होता है उसको तो क्या कहते हैं, टा। जापान में पहाड़ी भागों में, पहाड़ी क्षेत्र में चावल की कृषि को कहा जाता है। और मैदानी भागों में क्या कहते हैं जापान में, टाटा। ध्यान रखना इस शब्दों को। जापान में तो क्या कहते हैं, टा कहते हैं, और जो मैदानी क्षेत्रों का है उसको टाटा कहते हैं। ये तो बात हो गई सामान्य जानकारी चावल की कि चावल की किस्में क्या है, पहाड़ी और मैदानी, ठीक है। चावल उत्पादन की विधियाँ कौन कौन सी है, चावल को बोते कैसे हैं, रोप कर बोते हैं, छिड़क कर बोते हैं, बिखेर कर बोते हैं, या जापानी विधि से चावल को उगाया जाता है। तो इन तीनों इसकी विधियाँ हैं, उनको आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद में इसकी भौगोलिक जो आवश्यक दशाएं हैं, चावल उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। चावल उत्पादन की आवश्यक भौगोलिक दशाएं, इसके अंदर हमें सबसे पहले जानना होगा तापमान, टेम्परेचर सबसे पहला कारक है। आवश्यक भौगोलिक दशाओं में सबसे पहला कारक क्या है, तापमान। यहाँ पर तापमान, ये चावल जो है, चावल उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। कैसा पौधा है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु का पौधा है। पहली बात, तापमान कैसा चाहिए इसको, मानसूनी जलवायु वाला, ठीक है। यहाँ पे इस फसल को विकसित होने के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है।
यहाँ पे हम बात करें तो ऊंचा तापमान चाहिए, ज़्यादा तापमान इसको चाहिए। फसल उगते समय इसका तापक्रम है वो 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक आवश्यक है इसको। फसल को पकते समय की बात करें या उगते समय की बात करें हैं तो फसल उगते समय तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक होना चाहिए। इसको कितना तापमान चाहिए? उगते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे तापमान होना चाहिए। जब फसल को बोते समय हम बात करें तो यहाँ पे 18 डिग्री से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। बोते समय, जब फसल को बोते समय हम तापमान की बात करें तो यहाँ पे 18 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान होना चाहिए। अगर हम इसको पकाते हैं, फसल को पकाते हैं तो पकाते समय हमें इसका टेम्परेचर है वो चाहिए 24 डिग्री से 27 डिग्री। पकाते समय 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 27 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। ये पकाते समय है, ठीक है। यहाँ पे ये बात तो हो गई इसके जो तापमान है उसकी। दूसरी बात इस तापमान में करते हैं जब हम बात करें इस तापमान की, इसके अलावा हम बात करें तो स्वच्छ धूप होनी चाहिए। इस फसल के लिए स्वच्छ धूप बहुत ज़रूरी होती है। स्वच्छ धूप इस फसल के लिए, यहाँ पे खुला आसमान होना चाहिए, यहाँ पे खुला आसमान। इस तरीके का इसको यहाँ पे जलवायु चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये तो बात हो गई तापमान की। दूसरी बात करते हैं हम वर्षा की। कौन से? वर्षा। अधिक वर्षा या जल इसकी आवश्यकता होती है, अधिक वर्षा की। वर्षा के रूप में जल की बहुत ही आवश्यकता होती है। इसकी कृषि में अधिक वर्षा और जो मानसूनी प्रदेश है वहीं पर ही इस कृषि को कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी औसत वर्षा की बात करें, औसत वर्षा तो यहाँ पे 120 से 150 सेंटीमीटर उसकी औसत वर्षा है। वहीं पर ये चावल की कृषि की जा सकती है। 100 से कम वर्षा होगी वहाँ पे सिंचाई द्वारा इसको जल पूर्ति करनी होगी। अगर 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा है वहाँ पर इस कृषि को करने के लिए या चावल को पैदा करने के लिए वहाँ पे आपको जल की या सिंचाई द्वारा जल की आपूर्ति करनी ही पड़ेगी, अन्यथा ये चावल की फसल नहीं होगी। यदि धान बोने के बाद में 60 से 90 दिन, यानी धान बोने के 60 से 90 दिनों तक खेतों में 15 से 25 सेंटीमीटर जल यहाँ पे रहता है, भरा रहता है, तभी ये फसल है उसका विकास अच्छा होगा, अन्यथा नहीं होगा। पकते समय खेतों से जल को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है, अन्यथा इन खेतों में जल भरा ही रहना चाहिए। कितना? 15 से 25 डिग्री सेंटीमीटर। यहाँ पे जल परमानेंट चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर अच्छी फसल आपको चावल की लेनी है तो यहाँ पे इन खेतों को पानी से भरा रहना चाहिए और जब फसल पक जाती है तो उस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं मिट्टी। किसकी बात करें वर्षा के बाद में? मिट्टी। मिट्टी की बात करें तो इसमें उपजाऊपन वाली जो जलोढ़ मिट्टी है वो जो डेल्टाई नदियों के द्वारा, जो डेल्टाई क्षेत्र में यहाँ पे मैदानों में जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी या चिक्का युक्त दोमट मिट्टी होती है, वह इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। यह मिट्टी पानी को अधिक समय तक सोख कर रखती है। जो भी है कौन सी मिट्टी? या तो जलोढ़ मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी या चिक्का दोमट मिट्टी, चिक्का दोमट मिट्टी। ये जो मिट्टी है ये नदियों द्वारा लाई गई बाढ़ है उसके अंदर, उसके बाढ़ के द्वारा जो निर्मित जो मैदान है वहाँ पर निर्मित होती है, या डेल्टाई क्षेत्रों में इसको हम देख सकते हैं, वहाँ पर चावल की कृषि अधिक होती है। कारण
कि ये मिट्टी जो होती है पानी को अधिक समय तक यहाँ पे सोख कर रखती है, यानी वहाँ पे सुखाती नहीं है। जैसे हम लेटराइट मिट्टी की बात करें, लाल मिट्टी की बात करें, वहाँ पे लौह के तत्व उसमें ज़्यादा होते हैं, तो घुलनशील तत्व उससे निकल जाते हैं और वो मिट्टी है उसको बार बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इस प्रकार की मिट्टी को बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें जो पानी है वो ये सोख लेती है और अपने अंदर उसका स्टोर रखती है। तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है, जलोढ़ या चिक्का या दोमट मिट्टी यहाँ पर इसके लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं समतल धरातल की। समतल धरातल में चावल की कृषि अच्छी होती है, क्योंकि उत्पादन हेतु खेतों में पानी भरना रहना आवश्यक होता है। यहाँ पे ऊबड़ खाबड़ अगर यहाँ पे पथरीले धरातल है तो पानी रुक नहीं पाएगा। अगर समतल धरातल होगा तो जल का बहाव जो भराव है उसका वो कृषि के लिए उपयुक्त माना जाता है। ये तो हो गया समतल धरातल। फिर हम बात करते हैं आवश्यक दशा में सस्ता श्रम। ठीक है, अधिकांश जो कार्य है इस चावल की कृषि के लिए वो मानव के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, बीजों को पहले बोया जाता है, पौधे लगाए जाते हैं, खेतों की निराई गुड़ाई की जाती है। ठीक है, वो जो काम पकते समय बाद भी फसल की कटाई है का कार्य है वो मानव के द्वारा ही किया जाता है। अतः चावल की जो उत्पादन है उसके लिए सस्ता व अधिक मानवीय श्रम की आवश्यकता हमें पड़ती है। ठीक है, ये हो गई इसकी आवश्यक दशाएं। इसके बाद में हम बात करते हैं चावल के प्रकार। ठीक है, यहाँ पे चावल के 3 प्रकार होते हैं। एक तो ओस होता है, अमन होता है और बोडो होता है, बोरो भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये चावल के प्रकार होते हैं। तो ओस जो है ये पतझड़ ऋतु में बोई जाती है। ओस मई जून में बो करके इसको सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है। और अमन की जो फसल है वो जून जुलाई में बो करके नवंबर दिसंबर में इसको काट ली जाती है। यह शीतकालीन फसल मानी जाती है। कौन सी? अमन वाली, यानी ये सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल है अमन। कब बोई जाती है? जून जुलाई में, और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। और जो बोरो है ये जो फसल है ये बसंत ऋतु में बोई जाती है। ठीक है, दिसंबर जनवरी में इसको बो करके और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है। तीनों फसल हो गई चावल की। एक साल में 3 फसल लेते हैं। एक साल में चावल की 3 फसल होती हैं। पहली हम बात करें ओस की। ओस पतझड़ ऋतु में वर्षा जो बोई जाती है, यानी कि मई जून के अंदर तो ये बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। दूसरी अमन फसल है, सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है अमन। ये जून जुलाई में बो करके नवंबर दिसंबर में इसको काट ली जाती है, यानी ये शीतकालीन फसल है। ये पतझड़ ऋतु में, ये बसंत ऋतु की फसल है, यानी कि इसको बसंत ऋतु में बोया जाता है दिसंबर और फरवरी में, या जनवरी में, दिसंबर जनवरी में, और इसको मार्च या अप्रैल के अंदर काट ली जाती है। तो इन तीनों इसके फसलों के प्रकारों को आप ध्यान में रखोगे। ठीक है, तो चावल में हमने क्या क्या पढ़ा? चावल के रूप में हमने उसकी जो किस्में हैं उसके बारे में चर्चा की। सर्वाधिक इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की प्रधानता होती है, ये बात की। उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु का पौधा होता है। और पहाड़ी चावल, मैदानी चावल की चर्चा की, और इसके उत्पादन की जो विधियाँ हैं, रोप कर, छिड़क कर, बिखेर कर या चापानी विधि से। फिर हमने इसकी भौगोलिक दशाओं में तापमान देखा। जो तापमान इसको यहाँ पे बोते समय तो तापमान यहाँ पे कितना होना चाहिए, और जो फसल को उगते समय उसको कितना तापमान चाहिए, पकते समय इसको कितना तापमान चाहिए, उसकी चर्चा की। वर्षा की मात्रा देखी, तो वर्षा की मात्रा में हमने 120 से 150 सेंटीमीटर औसत रूप में वर्षा चाहिए। कम वर्षा जहाँ पे होगी वहाँ पे जल आपूर्ति के लिए सिंचाई की आवश्यकता इसको पड़ेगी। मिट्टी की बात की तो नदियों द्वारा लाई गई जो जलोढ़ मिट्टी है या चिक्का दोमट मिट्टी है उसके अंदर यहाँ पे चावल की कृषि हो सकती है। फिर हम समतल धरातल की बात करते हैं, जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ धरातल है वहाँ पे पानी टिक नहीं पाता और समतल धरातल में पानी रुका रहता है, जिसके कारण इसके लिए समतल जो धरातल होता है वही उपयुक्त होता है। हम इसके बाद में सस्ता श्रम की बात की कि अधिकांश कार्य जो होता है चावल की कृषि के लिए वो मानव के द्वारा ही किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पे सस्ता श्रम बहुत होना जरूरी है। फिर हमने चावल के प्रकारों की चर्चा की, तो चावल के अंदर ओस, अमन, बोडो की चर्चा की। इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी जो वितरण है विश्व के संदर्भ में उसकी चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।